भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। और ये टॉपिक मतलब प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, खासकर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में जहां सीधे सीधे सवाल आते हैं। बिल्कुल, और हमारा मिशन आज यही है कि इन सीधे सवालों का कोई भी जवाब गलत ना हो। पर यह जानना भी जरूरी है कि ये प्रतीक सिर्फ रटने वाली चीजें नहीं हैं। ये तो हमारे देश की पहचान है, उसकी संस्कृति की एक तरह से नींव है। सही कहा। जब हम इनके पीछे का मतलब समझते हैं तो तथ्य अपने आप ही याद रह जाते हैं। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं सबसे शक्तिशाली प्रतीक, हमारे तिरंगे से। मुझे याद है प्रैक्टिस पेपर्स में एक सवाल बार बार आता है जो इसके अनुपात को लेकर होता है। हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3.2 है या 2.3। हाँ, ये क्लासिक PYQ है, मतलब पिछले वर्षों का प्रश्न। और सही अनुपात है 3.2। लंबाई 3 हिस्से और चौड़ाई 2 हिस्से। ये एक छोटी सी डिटेल है पर बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और इसके रंगों का भी तो अपना एक खास मतलब है जी। केसरिया, सफेद और हरा। परीक्षाओं में इनके प्रतीकात्मक अर्थ भी पूछ लिए जाते हैं। हाँ, जैसे केसरिया रंग, ये त्याग और साहस का प्रतीक है। बीच में सफेद रंग सत्य और शांति को दिखाता है। और सबसे नीचे हरा रंग वो देश की समृद्धि और विकास का प्रतीक है। आपने बिल्कुल सही कहा। और उस सफेद पट्टी के बीच में वो जो अशोक चक्र है, वो तो जैसे इस ध्वज की आत्मा है। हाँ, वो गहरा नीला चक्र। उसे सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे जरूरी, मतलब बार बार पूछा जाने वाला तथ्य है, वो है उसकी तीलियों की संख्या। 24 तीलियां। ये नंबर तो जैसे दिमाग में बैठा लेना है। लेकिन इन 24 तीलियों का कोई खास मतलब भी है या ये सिर्फ एक डिजाइन है? नहीं, इसका बहुत गहरा अर्थ है। सबसे आम व्याख्या तो ये है कि ये 24 तीलियां दिन के 24 घंटों का प्रतीक हैं। अच्छा। जो देश की निरंतर प्रगति और गतिशीलता को दर्शाती हैं। मतलब राष्ट्र को 24 घंटे आगे बढ़ते रहना है। अद्भुत डिजाइन को बनाने वाले व्यक्ति का नाम, वो भी तो उतना ही महत्वपूर्ण है ना? हाँ। जहाँ तक मुझे याद है उनका नाम पिंगली वेंकैया था। जी हाँ, पिंगली वेंकैया, एक स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने हमारे ध्वज का प्रारंभिक डिजाइन तैयार किया। ये नाम हमें जरूर याद रखना चाहिए। आपने अभी सारनाथ के अशोक स्तंभ का जिक्र किया, जहाँ से अशोक चक्र लिया गया है। मेरे ख्याल से यह स्तंभ सिर्फ चक्र का ही नहीं बल्कि हमारे एक और महत्वपूर्ण प्रतीक का भी स्रोत है ना? आप बिल्कुल सही जगह पहुंची। सारनाथ का वही अशोक स्तंभ हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह यानी नेशनल एम्ब्लेम का भी स्रोत है। अच्छा। ये एक बेहतरीन ट्रांजिशन है क्योंकि दोनों प्रतीक एक ही ऐतिहासिक विरासत से जुड़े हैं। जब हम इस प्रतीक चिन्ह को देखते हैं तो हमें सामने से 3 शेर दिखाई देते हैं, पर मैंने पढ़ा है कि इसमें असल में 4 शेर हैं। ये चौथा शेर कहाँ होता है? ये एक बहुत सामान्य कंफ्यूजन है। इसमें कुल 4 एशियाई सिंह हैं जो एक दूसरे की तरफ पीठ करके चारों दिशाओं में देख रहे हैं। चारों दिशाओं में? हाँ, ये साहस, शक्ति और आत्मविश्वास के प्रतीक हैं। चौथा सिंह ठीक पीछे की तरफ होता है जो हमें सामने से दिखाई नहीं देता। और इस प्रतीक चिन्ह के ठीक नीचे एक वाक्य लिखा होता है जो हमारे देश का आदर्श वाक्य भी है, सत्य में विजयते। सत्य की ही विजय होती है। पर इसका स्रोत क्या है? ये कहाँ से लिया गया है? ये जानना बहुत फैसिनेटिंग है। ये वाक्य किसी राजनीतिक नारे से नहीं बल्कि एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अरे वाह, उपनिषद से सीधे हमारे राष्ट्रीय आदर्श वाक्य तक का सफर। जी। ये दिखाता है कि हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने देश की नींव सत्य और नैतिकता के सिद्धांतों पर रखी थी। चलिए अब एक और ऐसे विषय पर आते हैं जहां अक्सर लोगों को, खासकर छात्रों को, भ्रम होता है। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत। हाँ, कई लोग इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं, जबकि परीक्षा में दोनों से अलग अलग सवाल बनते हैं। तो पहले बात करते हैं राष्ट्रीय गान की, नेशनल एंथम। यह है जन गण मन। इसके रचयिता गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर हैं। इसे पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। लेकिन इन सब तथ्यों में से एक तथ्य है जो सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। इसके गायन की आधिकारिक अवधि। हाँ, और वो है ठीक 52 सेकंड। ये एक ऐसा तथ्य है जिसे आपको सीधे सीधे याद रखना होता है। बिल्कुल, 52 सेकंड। अब आते हैं राष्ट्रीय गीत यानी नेशनल सॉन्ग पर। वंदे मातरम। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जिसके रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। और यह उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। यहाँ ये जानना भी महत्वपूर्ण है कि वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों के लिए एक नारा बन गया था। सही कहा। आनंद मठ उपन्यास ने खुद
आजादी की लड़ाई में एक बड़ी प्रेरणा की भूमिका निभाई थी। तो अब ये स्पष्ट है, गान जनगण मन टैगोर 52 सेकंड और गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र आनंद मठ से। एकदम। अब प्रतीकों की इस दुनिया से निकलकर प्रकृति की ओर चलते हैं, जहाँ से हमारे कई और प्रतीक लिए गए हैं। हाँ, और ये स्कोरिंग भी बहुत होते हैं क्योंकि ये सीधे याद रखने वाले तथ्य हैं। बिल्कुल, तो एक एक करके इन्हें देखते हैं। हमारा राष्ट्रीय पशु है बाघ, खास तौर से रॉयल बंगाल टाइगर, जो अपनी शक्ति और शान के लिए जाना जाता है। और राष्ट्रीय पक्षी मोर, इंडियन पीकॉक, जो अपने सौंदर्य और ग्राशिया के लिए प्रसिद्ध है। सही। और हमारा राष्ट्रीय पुष्प है कमल। कमल का हमारी संस्कृति में बहुत गहरा स्थान है। मतलब ये कीचड़ में खिलकर भी पवित्रता बनाए रखता है, जो एक तरह से आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक है। आगे बढ़ें तो राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। और राष्ट्रीय फल हम सबका पसंदीदा आम, फलों का राजा। और हमारी राष्ट्रीय नदी है पवित्र गंगा। और इसी गंगा नदी से हमारा एक और महत्वपूर्ण प्रतीक जुड़ा है, जो है हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन। और ये चुनाव बहुत सोच समझकर किया गया है। गंगा डॉल्फिन सिर्फ एक जीव नहीं है, बल्कि ये गंगा नदी के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य का एक इंडिकेटर है। अच्छा, अगर गंगा में डॉल्फिन स्वस्थ हैं, तो इसका मतलब है कि नदी का स्वास्थ्य भी बेहतर है। ये तो एक अद्भुत दृष्टिकोण है। मतलब ये सिर्फ एक प्रतीक नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। बिल्कुल। अब कुछ ऐसे तथ्यों पर आते हैं जो अक्सर हमें उलझा देते हैं, और इसमें सबसे बड़ा सवाल है हमारी राष्ट्रीय खेल को लेकर। हम बचपन से सुनते और पढ़ते आए हैं कि हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। क्या ये सच है? ये शायद इस टॉपिक का सबसे बड़ा मिथक है। सच्चाई ये है कि भारत का आधिकारिक तौर पर कोई भी राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया गया है। क्या बात कर रही हैं? मतलब हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल नहीं है? नहीं, खेल मंत्रालय ने एक आरटीआई के जवाब में ये साफ किया था। हॉकी ने हमें ओलंपिक में ढेरों स्वर्ण पदक दिलाए हैं, और इस वजह से हम भावनात्मक रूप से उसे राष्ट्रीय खेल मानते हैं, लेकिन आधिकारिक दस्तावेजों में ऐसा कुछ नहीं है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। मतलब परीक्षा में ये एक ट्रिकी क्वेश्चन बन सकता है। बिल्कुल, और आपका जवाब गलत हो सकता है। एक और ऐसा ही तथ्य है हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर के बारे में। ओह हाँ, हम तो ग्रेगोरियन कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं, पर हमारा एक राष्ट्रीय कैलेंडर भी है। वो कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। शक संवत? जी, इसे 22 मार्च 1957 को आधिकारिक रूप से अपनाया गया था। इसका पहला महीना चैत्र होता है। तो अब हमने लगभग सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को समझ लिया है। चर्चा खत्म करने से पहले क्यों ना एक बार उन सबसे जरूरी पॉइंट्स को दोहरा लिया जाए जो परीक्षा हॉल में बिल्कुल नहीं भूलने हैं। ये एक बहुत अच्छा विचार है, एक तरह का फाइनल रिवीजन। ठीक है, तो सबसे पहला और सबसे चौंकाने वाला तथ्य, भारत का कोई आधिकारिक राष्ट्रीय खेल नहीं है। दूसरा, अशोक चक्र में तीलियों की संख्या 24 है। तीसरा, तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हमेशा 3.2 होता है। चौथा, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का स्रोत सारनाथ का अशोक स्तंभ है और इसमें 4 सिंह हैं। पांचवा, राष्ट्रीय गान जन गण मन की गायन अवधि 52 सेकंड है। और छठा, हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जो सीधे तौर पर पूछे जाते हैं। हम कुछ कीवर्ड्स भी जोड़ सकते हैं। हाँ, मेमोरी ट्रिक्स की तरह, जैसे फ्लैग, पिंगली वेंकैया एंड 3.2, एंथम, टैगोर एंड 52 सेक, एम्बलम, सारनाथ एंड 4 लाइन्स, aquatic animal, dolphin.